हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट आईटी बीपीओ एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन चलो अब जरा थोड़ा इसको अंदर चलते हैं इसमें ना। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आपको पता है ये क्या है? जैसे घर में काम वाली होती है ना, कि जो काम हम नहीं कर सकते वो हम अपने घर की काम वाली से करवाते हैं कि भाई झाड़ू पोछा बर्तन तू करके चली जा, 1-2 हजार 4 हजार रुपए ले ले और जा यहाँ से। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, इंडिया भी आज पूरे वर्ल्ड में बीपीओ सर्विसेज पे ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया में जो बड़े बड़े आईटी इंजीनियर्स हैं वो ब्रेन ड्रेन होके या तो यूएस चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं, बहुत मोटी मोटी सैलरी पैकेजेस पे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं कॉलेज टाइम के, जो इस वक्त कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई यूएसए में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और बहुत मोटे मोटे सैलरी पैकेज पे बैठा है, क्योंकि अपनी इंडियन कंपनीज उनको यहाँ उतना पैसा नहीं देती। तो लेकिन वहाँ मतलब बाहर अपने इंडियन टैलेंट का पता है कि भाई अगर कोई टैलेंटेड पर्सन है तो आप उसको बुलाओ और ज्यादा पैसा दो। तो एक्चुअली मैं बताऊं आपको, एट प्रेजेंट इंडिया वर्ल्ड के लिए लो एंड आईटी प्रोडक्ट्स बेचता है बस। अगर हम कोर आईटी सॉल्यूशंस की बात करें तो वो इंडिया का एक्सपोर्ट अभी उसमें बहुत ही कम है। यूरोप और अमेरिका में वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है। तो आप एक लॉजिक पे आपको लेके चलती हूँ। जैसे हमारा घर है, अगर हमारे घर में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो हम सबसे पहले कहाँ कॉस्ट कटिंग करते हैं? एक्स्ट्रा खर्चों पे। जो काम हम खुद कर सकते हैं, जो कोर एंड काम है जो हमें करने ही करना है वो हम खुद कर लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो हम हटा देंगे। तो पिछले साल जो पूरा साल आईटी कंपनीज को नुकसान रहा, उनके रेवेन्यू में कमी रही, उसका ये भी बड़ा रीजन रहा कि यूरोप और अमेरिका जो अपने आईटी प्रोडक्ट्स के सबसे बिगेस्ट बायर्स हैं इस वक्त, वहां पे खुद ही उनके घर में परेशानी चल रही थी, तो वो हमसे क्या ही काम करवाएंगे। और उसी के अब एक और कड़ी जुड़ गई है इसमें, जो कि वहाँ के जो बैंकिंग सेक्टर जो इंडियन आईटी कंपनीज का सबसे बड़ा बायर था, और अब वहां पे प्रॉब्लम होने लगी। तो ये तो एक बैक टू बैक इंडियन आईटी कंपनीज के लिए एक बैक टू बैक ब्लो हो गया। एक्चुअली ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टीसीएस का नाम इस वक्त सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट स्विस और यूबीएस सारे बैंक से जुड़ा हुआ है। और जब भी शेयर मार्केट में किसी भी इस तरह का कुछ भी गड़बड़ सामने आता है ना, तो जो निवेशक हैं खास करके, जो बहुत नीचे के प्राइसेस पे इन कंपनीज में इन्वेस्टेड रहते हैं, सबसे पहले वो जाना शुरू करते हैं एकदम। तो फिर उन शेयरों में फिर तेजी से गिरावट आती है। और आज की न्यूज में तो ये भी लिखा है कि अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग संकट से वित्त वर्ष 2024 के दौरान भी भारत के आईटी सेवा उद्योग की वृद्धि की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। अच्छा, सारी आईटी कंपनीज के नाम शामिल हैं यहाँ पे: टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, एलएनटी माइंडट्री। इन सारी कंपनियों का जो वो संकटग्रस्त बैंकों के नाम जो आप सुन रहे हैं इस वक्त टीवी और न्यूज़पेपर्स में, इन सब के साथ इनके नाम जुड़े हुए हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो शेयर मार्केट उसको फिर डिस्काउंट करता ही करता है कि अगर आपका नाम किसी स्कैम, किसी बड़े फॉलआउट के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर निवेशक वहां से एक बार भागता है। इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि मध्यम से लघु अवधि के लिए जो ये टीसीएस है और टीसीएस और विप्रो इन्फोसिस का जो बैंकिंग संकट है, इसकी वजह से इनके शेयर्स पे असर पड़ सकता है। टीसीएस तो बहुत ही रिस्पेक्टेड कंपनी है, बट क्योंकि मैं एक रिटेलर हूँ तो मैंने पर्सनली टीसीएस को कभी ट्रेड नहीं किया, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बट यस, विप्रो में मैंने जब से वो 300 का था तब से मैंने उसमें विप्रो में कई बार ट्रेड लिए हैं। मैं किसी को ट्रेडिंग के लिए प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन बस मैं एक चीज बता दूं कि इंडिया का जो आईटी कंपनीज हैं वो खास करके इस वक्त किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को लेके वल्नरेबल कंडीशन में आ जाती हैं। तो इसलिए मेरे अपने ज्यादातर जो मेरे पोर्टफोलियो में जब भी आईटी आता है तो वो सिर्फ रैली के टाइम पे आता है, और रैली खत्म होते ही मैं अपने प्रॉफिट बुक्स किया करती हूँ वहां से। वैसे टीसीएस और इन्फोसिस बहुत ही रिस्पेक्टेड कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है, तो नो डाउट इनके बिजनेसेस में कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म टेम्परेरी एक वो सेटबैक हो सकता है कि इनके शेयर यही कहीं आसपास घूमते रहेंगे। बहुत मेजर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला कि ये शेयर जाके कोई 50% डिस्काउंट पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, थोड़ा नेगेटिविटी का ना थोड़ा टाइम तक इसके शेयर पे असर रह सकता है। एंड
मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि दिस इज नॉट एन बाइंग और सेलिंग एडवाइस। और खास करके जितने भी निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, एक्चुअली मैं उनको जेम्स बोलती हूँ। अगर आप उनमें किसी में भी इन्वेस्टेड हैं और लंबी अवधि से इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड तो रह सकते हैं, बट मतलब अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 1-1.5 साल वहाँ पे कुछ मार्जिन, मतलब कुछ प्रॉफिट्स की उम्मीद मुझे कम है, जैसा इंटरनेशनल इवेंट्स इस वक्त बन रहे हैं। तो उन सबको देखते हुए ना आईटी में एटलीस्ट आप नए निवेश, फ्रेश इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं। और मेरा ध्यान इस वक्त इंडिया सेंट्रिक जो आईटी कंपनीज हैं, जिनका मेजॉरिटी बिजनेस इंडियन आईटी सेक्टर में है, मेरा ध्यान इस वक्त उन कंपनीज में है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंडिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिमांड है, जैसा कि डिजिटल सेक्टर में लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है, तो खास करके जो साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो नई नई कंपनीज है ना, मेरा ध्यान इस वक्त उन पे है। तो ऐसा नहीं है कि सारा आईटी ही खराब है, बट हाँ, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जिनका कि जो व्यापार है वो बाहर विदेशों से ज्यादा है, उनके शेयर्स थोड़ा इम्पैक्ट उन पे रहेगा। लेकिन जो भी इंडिया की बाउंड्री के अंदर हैं, क्योंकि उनको 138 करोड़ इंडियंस को केटर करना है, तो उनका बिजनेस में मुझे कोई खास दिक्कत नहीं रहती। मेरा इस चीज पे रिसर्च भी चल रहा है कि मैं कौन सा जो आईटी कंपनी है, आईटी क्या, मैं उसको साइबर सिक्योरिटी की कंपनी बोलना चाहूंगी, तो मेरा अभी लेटेस्ट पिक वो रहेगा। तो अगर आपको आईटी में पैसा ही डालना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो वो बजाय कि आईटी बीपीओ की सर्विस सेंट्रिक जो कंपनीज हैं उनकी बजाय आप अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट साइबर सिक्योरिटी की तरफ डालिए। इंडियन इकोनॉमी में बहुत दम है, अभी इंडियन इकोनॉमी में बहुत काम है। 138 करोड़ इंडियंस बहुत पैसा है और उनको बहुत जोर से खर्च भी करना है। सबके पास मोबाइल है, सबके लैपटॉप है, तो आप पैसा वहां लगाओ जहां पे आपको अब अपकमिंग बहुत फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। और साइबर सिक्योरिटी की डिमांड अभी बढ़नी है। तो मतलब मैं कोई किसी को सजेशन नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट अपना व्यू बता रही हूँ कि मेरे को जो मेरा आईटी में इन्वेस्टमेंट करना है वो अपकमिंग मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा किसी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी में, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनी में। क्योंकि मैंने अभी लास्ट कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले एक न्यूज देखी थी कि इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में 1 महीने में 45,000 जॉब्स जनरेशन हुए हैं। तो आप देख रहे हैं इस चीज का फ्यूचर यहाँ कितना तेज है। और स्पेशली लास्ट में बस एक इन्फोसिस और टीसीएस में निवेशकों के लिए एक बात मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी कि दोनों बहुत रेप्यूटेड कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। एक मिनिमम सपोर्ट लेवल ये नहीं तोड़ना चाहिए। टीसीएस में वो 3,000 के आसपास मुझे दिखाई देता है कि 3,000 के आसपास वाला सपोर्ट लेवल टीसीएस में नहीं टूटना चाहिए। और रही बात इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस का 1350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये दोनों लेवल्स तो नहीं ब्रेक होने चाहिए। हाँ, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन शायद अभी 5-6-8 महीने आपको यहाँ ना मिले। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीसीएस का शेयर जाके 1500 पे चला जाएगा या फिर इन्फोसिस का शेयर 1000 रुपए से नीचे चला जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि मतलब एक ये बैंकों के साथ ही बिजनेस नहीं है, इनके और भी कई बिजनेस हैं, तो वो वहां से इनको एक मिनिमम पैसा आता रहेगा। और वैसे भी इन दोनों कंपनीज में जो बुरा होना था ना, एक्चुअली जब तक हम रिटेलर्स तक न्यूज पहुंचती है ना, तब तक वो शेयर उसको डिस्काउंट कर चुका होता है। मतलब हम रिटेलर से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इस मार्केट में बैठे हुए हैं। तो इतने दिनों से जब टीसीएस टूट रहा था ना, तो इसका मतलब था कि कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन अपकमिंग आने वाला है। तो वो ये आ गया है कि बैंक हम लोग को ये 1-1.5-2 महीने बासी न्यूज हम लोग को मिलती है। तो अब टीसीएस और इन्फोसिस वाले वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे खड़े हैं, तो एटलीस्ट आपको उन सपोर्ट लेवल्स को क्रिटिकली वॉच करना चाहिए कि वहां पे क्या होता है। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। महिंद्रा के साथ मेरा पर्सनल एक साइकोलॉजिकल टेक्निकल सपोर्ट लेवल मेरा 1200 रुपए था। लेकिन एज एन इन्वेस्टर मुझे वहां अभी 2-4-5-6 महीने की तो दिखती है कि हाँ भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ये शेयर यहीं कहीं आसपास घूमता रहेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये शेयर जाके 500-600 की तरफ नहीं जाने वाला। मुझे पता है 500 मतलब 150 रुपए ऊपर नीचे यहाँ कहीं घूमेगा, और मेरे को जिस दिन सही अपॉर्चुनिटी लगेगी मैं फिर से यहाँ पे बाइंग करूंगी। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और अच्छे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, तो उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, अगर आप अच्छी कंपनीज में हैं तो वहां बने रहिए। ये मतलब
किसी भी अच्छी कंपनी को अनटिल अनलेस कोई बहुत बिग रीजन ना हो ना, तब तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एंड अगेन सेइंग इट्स, आई एम नॉट गिविंग बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस टू एनीबडी। आपके अपनी रिसर्च है, आपकी अपनी इनर कॉल है, आपको जो भी करना है। मैंने आपको बातें सारी बता दी हैं, आपको जो भी ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।